गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस मैजिक में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंग्रेज़ों के सामाजिक सुधार अधिनियम। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है कि शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। शिशु वध पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? ये था लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। एक पूछेगा आपसे शिशु वध पर प्रतिबंध और एक आपसे पूछेगा नरबलि पर। नरबलि पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने, जबकि शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर बात कर देता है नरबलि पर तो नर हार्डिंग हो जाएगा, अगर शिशु वध पर बात करेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा। 1895 से 1905 के लगभग में आया था। हालांकि ये पूछता नहीं है, बट आपको ध्यान में रखना है कि शिशु वध की बात करेगा लॉर्ड वेलेस्ली और नरबलि की बात करेगा लॉर्ड हार्डिंग। तो दो पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे कि सती प्रथा पर प्रतिबंध। तो सती के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लेंगे कि सती का मतलब होता था कि वैसे महिलाएं जिनका पुरुष दैट मीन्स उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी, तो हस्बैंड की चिता पे ही उन्हें जलना होता था। वैसे प्रथा को सती प्रथा कहा जाता था। तो इस सती प्रथा को जो बंद किया, प्रतिबंध लगाया, वो विलियम बेंटिक लगाया। कौन लगाया? विलियम बेंटिक। कब लगाया? 1829 में। जी हाँ, विलियम बेंटिक ने उन महिलाओं मतलब 1829 सती होने से बचा लिया ये अधिनियम लाकर। तो ध्यान रखेंगे, सती कौन होती थी? बेटी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। और 1829 में। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में तो लगाया, लेकिन भारत के किस महापुरुष के प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय। या फिर क्वेश्चन पूछता है किस भारतीय महापुरुष ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? तो राजा राम मोहन राय। अगर भारतीय पूछ देता है तो राजा राम मोहन राय, अगर लॉर्ड पूछता है तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829 में। ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे कि दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास आप समझते होंगे, तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड एलन बरो ने। वैसे भी दास वैसे होते हैं जो छोटे कास्ट के, छोटे कर्म के लोग हुआ करते हैं, उसे वैसे को दास बोलते हैं। और दास पर प्रतिबंध कौन लगाएगा? कोई बड़ा व्यक्ति, दैट मीन्स लॉर्ड एलन बरो। तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड एलन बरो। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड एलन बरो ने। कब लगाया था? 1843 में। जी हाँ, 1843 में एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और रविवार की जो आपको छुट्टी दी जाती है, संडे को, इस 1843 को ही शुरुआत किया था लॉर्ड एलन बरो ने। तो कई बार आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि लॉर्ड एलन बरो ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किस चार्टर एक्ट के तहत? तो 1833 चार्टर एक्ट। 10 ऐड करेंगे तो 1843 ईस्वी हो जाएगा। और किस चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो 1833 चार्टर एक्ट। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह आप समझते होंगे, मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह की जो विधवा है उनकी पुनः शादी हो सकती है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो लाया था ये लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। लाया था। कब लाया? 1856 में। जी हाँ, 1856 में। ध्यान रखेंगे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और 1856 में। लॉर्ड कैनिंग, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ये ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आपको पता होगा। तो 1857 के टाइम में कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो लाया था वो लॉर्ड कैनिंग लाया था। और 57 के पहले 1856 में लाया था। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कहने का मतलब है अंतरजातीय विवाह। कि जी हाँ, कि एक कास्ट दूसरे कास्ट में विवाह कर सकता है। यह अधिनियम लाया गया था नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव तो नॉर्थब्रुक। जी हाँ, नेटिव मैरिज एक्ट कहने का मतलब है एक कास्ट दूसरे कास्ट में विवाह कर सकता है। तो ये कोई बुरा नहीं है, दैट मीन्स नॉर्थब्रुक
लाया था? कब लाया था? 1872 में। तो ध्यान रखेंगे कि नेटिव मैरिज एक्ट किस लॉर्ड ने लाया था? तो ब्रुक, नॉर्थ ब्रुक। कब लाया था? 1872 में। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। ये क्या होता है? एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट जो अधिनियम आया था वो लाया था लैंसडाउन ने। लैंसडाउन एक गवर्नर थे। लैंसडाउन ने यह जब लाया इस एक्ट को, दैट मीन्स एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट लैंसडाउन ने जब लाया, तो उन्होंने क्या डाउन किया भैया? वो डाउन ये किया कि कम से कम लड़कियों की जो न्यूनतम विवाह की न्यूनतम आयु होगी वह 12 वर्ष होगी। तो ध्यान रखना है कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट जो लैंसडाउन ने कब लाया था? 1891 में लाया, जिसमें कि लड़कियों का न्यूनतम एज 12 वर्ष निर्धारित की गई। तो ध्यान रखेंगे कि पहली बार, प्रथम बार जो लड़कियों का न्यूनतम आयु निर्धारण की गई थी वह 12 वर्ष किया गया था। तो एक बार यानी दैट मीन्स 1891 में, पहली बार 1891 में किया गया था लड़की का न्यूनतम आयु 12 ईयर्स। तो ये लैंसडाउन ने लाया था एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे शारदा एक्ट। कई बार तो ये शारदा एक्ट आपको यूं ही पूछ देगा कि शारदा एक्ट किस अधिनियम, किस चीज से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बाल विवाह। दैट मीन्स शारदा एक्ट क्या था? ये लाया था इरविन ने। शारदा एक्ट लाया था लॉर्ड इरविन ने, ये 1930 में। अब याद कैसे रखेंगे? ऐसे भी आप सोचो कि शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन ने तो लाया और गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो गांधी इरविन दैट मीन्स एक साल पहले 1930 में। इसमें क्या था कि विवाह की न्यूनतम आयु गर्ल्स का रखा गया था 14 ईयर्स और बॉयज का रखा गया था 18 ईयर। तो ध्यान रखिएगा कि शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित है और ये लाया था कौन? इरविन लाया था। कब लाया था? 1930 में। इसमें आपसे पूछ सकता है कि लड़की का, गर्ल का न्यूनतम एज क्या था? तो 14 ईयर्स, जबकि बॉयज का क्या था? 18 ईयर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार रिकॉल कर लेंगे, आपका ये अपना हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे, नेक्स्ट आपका मिसनेस का टॉपिक क्या है कि अन्य खेलों में, मतलब विभिन्न विभिन्न खेलों में उसके उस खेल परिसर को क्या कहते हैं, वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए लॉजिकल हम इसको समझेंगे। नेक्स्ट आपसे बात करेगा कि ये तैराकी के खेल परिसर को क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा कि जब बाढ़ वगैरह आता है तो लोग क्या करते हैं कि पुल पर चढ़ के स्विमिंग करते हैं। दैट मीन्स पुल पर चढ़कर कूद जाते हैं पानी में और स्विमिंग करते हैं। तो तैराकी का खेल परिसर को पूल बोलते हैं। ये आपको याद हो गया होगा कि तैराकी खेल परिसर को पूल, क्योंकि तैरते कहाँ है? पुल पर चढ़ जाते हैं, फिर जो है नदी में कूदते हैं। तो तैराकी खेल परिसर को पूल कहा जाता है। तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे गोल्फ। गोल्फ के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? तो आप ये समझिए, गो मतलब जाना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन वगैरह हम लोग जाते हैं किस लिए? कोर्स करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि गोल्फ का खेल परिसर को क्या बोलते हैं? कोर्स। तो आपको आसानी से याद हो गया होगा कि तैराकी के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? पूल, और गोल्फ के खेल परिसर को बोलते हैं कोर्स। नेक्स्ट बात करेंगे एथलेटिक्स। हिमा दास का नाम आपने सुना होगा। हिमा दास रनिंग करती हैं, दैट मीन्स वो एथलेटिक्स प्लेयर हैं। तो वो रनिंग करती हैं किस पे? ट्रैक पे। तो एथलेटिक्स जो है किस एथलेटिक्स के खेल परिसर को क्या बोलते हैं? तो हो जाएगा ट्रैक। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बॉलिंग। अगर बॉलिंग किसी करवाना हो तो बॉलिंग क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर एली हैं। तो ध्यान रखिएगा, बॉलिंग के खेल परिसर को एली कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि बॉलिंग के खेल परिसर को एली, क्योंकि बॉलिंग कौन करता है? एली, ऑस्ट्रेलिया का। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या बोलते हैं। वैसे भी आप जानो कि घुड़सवारी कोई लड़की नहीं कर सकती है, रीना नहीं कर सकती है। तो घुड़सवारी के खेल परिसर क्या बोलते हैं? एरीना। कोई गर्ल होंगे तो माइंड मत कीजिएगा, एक्चुअली मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये चीज बता रहा था कि घुड़सवारी के खेल परिसर क्या बोलते हैं? एरीना। नेक्स्ट बात करेंगे साइकिलिंग। अब ये समझो कि साइकिलिंग के खेल परिसर क्या बोलते हैं। अब ये सोचने वाली बात है, साइकिल पे कोई ड्रम ले जा सकता है क्या? नहीं ना।
तो साइकिल के खेल परिसर को वेलोड्रम कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि साइकिल के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, वेलोड्रम कहते हैं। ये भी आपको याद हो गया होगा। अब बेसबॉल के बारे में अगर बात करेंगे कि बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बेसबॉल, अगर कोई डाई दैट मीन्स मरने जा रहा हो तो क्या करेंगे, उसको रोकेंगे ना। तो वही है बेसबॉल, मतलब रोकेंगे, बस भैया बस करो, डायमंड। तो ध्यान रखेंगे कि बेसबॉल के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, डायमंड। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। आगे अगर बात करेंगे कि निशानेबाजी के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, तो निशानेबाजी और तीरंदाजी, ये दोनों को खेल परिसर को रेंज बोला जाता है। वैसे भी AK-47 कोई गन होता है तो पूछते हैं ना भैया आपका मतलब इस बंदूक का क्या रेंज है, इस तीर का क्या रेंज है। तो निशानेबाजी या तीरंदाजी दोनों का खेल परिसर क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ये भी याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट अगर बात करेंगे क्रिकेट का, कि क्रिकेट के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, तो वैसे भी देख लीजिए कि रविवार के दिन आप कहीं फील्ड अगर आपके आसपास में होंगे तो पिच लूटने का एक होड़ सा लगा रहता है। तो क्रिकेट के खेल परिसर को पिच कहते हैं। एक और आ जाएगा कि रग्बी फुटबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है, तो देखो रग्बी दैट मीन्स क्रिकेट, रविवार के दिन पिच लूटने का एक होड़ लगा रहता है, तो क्रिकेट और रग्बी का हो जाएगा पिच। तो ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे बाउल्स। तो बाउल्स के खेल परिसर को ग्रीन्स कहा जाता है। तो इसे भी एक लॉजिकल आपको मैं समझा देता हूं कि बॉल्स क्या होता है, कि ग्रीन्स होता है। दैट मीन्स ऐसे तो बहुत कलर होते हैं, लेकिन आपको ये समझना है बॉल्स कैसा होता है, ग्रीन्स होता है। तो बॉल्स के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, ग्रीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जूडो कराटे, या जूडो कराटे का ही एक हिस्सा है ताइक्वांडो। तो जूडो कराटे या ताइक्वांडो के खेल परिसर को क्या बोलते हैं, तो मैट बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि ताइक्वांडो या जूडो कराटे के खेल परिसर को क्या बोला जाता है, मैट कहा जाता है। ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कि स्केटिंग या मुक्केबाजी। स्केटिंग आप समझते होंगे कि घेरा सा बना हुआ रहता है, और मुक्केबाजी तो आप बिल्कुल देखे होंगे। तो मुक्केबाजी स्केटिंग के खेल परिसर को रिंग बोला जाता है। रिंग जो सर्कल नुमा टाइप से होता है ना रिंग, तो वो हो जाएगा रिंग। दैट मीन्स मुक्केबाजी और स्केटिंग के खेल परिसर क्या कहा जाता है, रिंग कहा जाता है, रिंग। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक है आइस हॉकी और एक कारलिग। एक गेम है कारलिग। आइस हॉकी और कारलिग के खेल परिसर को कहा जाता है रिंक। ध्यान रखेंगे, वहां मैंने बताया कि स्केटिंग और मुक्केबाजी का रिंग, जबकि आइस हॉकी और कारलिग के खेल परिसर को रिंक कहा जाता है। रिंक जो आप समझते होंगे, ये रिंक मैंने लिखा है, रिंक। नेक्स्ट बात करेंगे पोलो, फुटबॉल, हॉकी। पोलो, फुटबॉल, हॉकी, ये तीनों के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। इसके बाद आपका जो खेल आ जाए, दैट मीन्स बैडमिंटन आ जाए, खो खो आ जाए, नेटबॉल आ जाए, ये सारे खेल परिसर को जो कहा जाता है, कोर्ट कहा जाता है। तो आई होप आपको एक अच्छी समझ होगी। आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो ये आपका अपना हो जाएगा। हो सके तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, उससे काफ़ी फायदेमंद आपको हो जाएगा। तो धन्यवाद। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।